हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई एम श्योर आपने अब अपनी प्रिपरेशन फॉर कैट 2024 बिगिन कर दिए। और इस प्रिपरेशन में जो एक मेजर चैलेंज आपको आ रहा है और बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें, राइट? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाट कैन बी द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड वोकैबुलरी। तो डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द स्ट्रैटेजीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ यू इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो जब हम वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट एडवाइस, फिर आप कहिएगा मत मैम आपने बताया नहीं था, राइट? रट्टा नहीं मारना। यू आर नॉट सपोज टू क्रैम द वर्ड्स। अगर आप कोई 50, 60, 100, 200, 500 वर्ड्स की लिस्ट लेते हो और आप सोचते हो कि मैं रोज 10 वर्ड्स को याद कर लूंगी, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आप काम तो कर रहे हो पर आप 10 दिन बाद देखोगे कि आप वो वर्ड्स भूल जाओगे और लॉन्गर रन में तो बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। तो हम टाइम भी दे रहे हैं, हम एफर्ट भी कर रहे हैं, हम खुद को एक फीलिंग भी दे रहे हैं कि यार हाँ मेहनत भी हो रही है, हो भी रही है एक्चुअली, पर एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन हो रहा है जिसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ऐसा क्यों कोई काम करें जहाँ पे कोई सॉलिड या इफेक्टिव आउटपुट ना निकले, इजंट इट? तो आज बात करेंगे कि कौन सी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, लॉजिकल अप्रोचेज हो सकती हैं क्रैमिंग के अलावा, जिससे वर्ड सस्टेन भी करें, याद भी रहें और इंटरेस्टिंग अप्रोच भी बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज का सेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्यों वोकैबुलरी के वर्ड जानना जरूरी है। कैट में तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है वोकैबुलरी का। आप कितने सालों के पेपर उठा के देख लो, ना कोई डायरेक्ट वोकैबुलरी का क्वेश्चन आया है, ना कोई वोकैब ड्रिवन क्वेश्चन आया। सारे क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड ही आ रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन जो नया पैटर्न पैरा कंप्लीशन टाइप का क्वेश्चन है उसकी बात करो, चाहे पैरा जंबल की बात करो, ऑड वन आउट की बात करो, समरी की बात करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करो, तो जो कुल 24 सवाल आ रहे हैं उसमें कोई वोकैब का स्ट्रेट क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा पिछले कई सालों से। फिर भी मैम आप वोकैबुलरी की बात करते हो तो क्यों जरूरी है? मल्टीपल रीजंस है, राइट? पहले तो आप कैट के अलावा ओमेट के क्वेश्चंस भी पेपर्स भी करेंगे, राइट? ओमेट के एग्जाम्स भी दोगे तो वहां भी आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे जैट में दिखते हैं आपको ओमेट्स में क्वेश्चंस, राइट? तो ओमेट्स में अगर मैं जैट की बात करूं तो वहां पे आपको बहुत अच्छे सवाल दिखते हैं, राइट? विच कम डिपेंडेंट ऑन वोकैब, राइट? तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, आपको कई बार एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स आने जरूरी है वर्ड्स के, राइट? उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस भी दिखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको अनफेमिलियर वर्ड आता है तो आपका कॉन्फिडेंस और मोराल गिरता है। हम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई बिगिन कर रहे हैं जिनका एक्सपोजर टू द लैंग्वेज थोड़ा सा कम रहा, तो बहुत सारे वर्ड सीखने की ज़रूरत है टू कॉम्प्रीहेंड द पैराग्राफ। अब सोचिए अगर आपका पास एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेंटेंस में आपको 4 वर्ड नहीं आए तो कई बार आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता आरसी को कंप्लीट करने का या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे हमारे पास नए वर्ड्स आएंगे, तो अगर हमें उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो एक रीज़न तो ऑफकोर्स यही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अनफेमिलियर वर्ड दिखेंगे, आपका मोरल डाउन होगा, कई बार अंडरस्टैंडिंग भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरमाइंस द क्लेम मेड बाय द ऑथर। अब तुमको अंडरमाइन का मतलब ये नहीं पता कि अंडरमाइन का मतलब तो वीकन करना होता है, तो फिर आता हुआ सवाल नहीं कर पाओगे, राइट? तो इस तरीके से हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सो वी नीड टू नो द वर्ड स्पेशली टू अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर। एंड देन ऑफ कोर्स कई बार आप वर्ड्स के अगर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जानते हो, होमोनिम्स जानते हो, जैसे अब आपको अगर इफेक्ट और अफेक्ट का अंतर नहीं पता तो फिर वही वाली बात है, मुश्किल में फंसने वाली बात है, राइट? तो इस तरीके के कई ऐसे क्लोज कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो जानना जरूरी है बिकॉज दे कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ओमेट्स, राइट? तो मैंने जैसे कहा जैट में आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस, राइट? तो आप फिर क्या करोगे अगर मीनिंग ऑफ द वर्ड नहीं पता तो, राइट? सो वी आर बेसिकली नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कैट, वी विल ऑल्सो बी गिविंग ओमेट एग्जाम्स यानी कि अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। तो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में आपको इन कैटेगरीज के सवाल आते दिखेंगे, तो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग इन वर्ड्स पे होना जरूरी है, वर्ड्स की जानकारी होना जरूरी है। दूसरा, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? मैं अभी भी सीख रही हूँ, मेरे से ज़्यादा जिनको वर्ड्स आते हैं वो भी सीख रहे हैं, उनसे ज़्यादा किसी को आते हैं वो भी सीख रहे हैं, और ये ग्रेजुअली होता है, हर दिन आप बेहतर होते हो। इट इज़ अ स्किल सेट दैट यू आर अक्वायरिंग। तो आप सोचो कि यार अभी तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फोकस करती हूँ, मैं मैथ्स पे फोकस करती हूँ,
मैं ना पैराजंबल के सवाल करती हूँ, वोकैबलरी में एंड में देख लूँगी कि जब ओमेट्स देने होंगे ना तब उस पर फोकस करूँगी। अब आप एक बात बताओ कि कोई स्किल जो आप हर दिन बेहतर कर सकते हो वो आप 10 दिन या 20 दिन के अंतर में बेहतर नहीं कर सकते। 20 दिन में आप 10,000 वर्ड थोड़ी सीख लोगे, 5,000 थोड़ी सीख लोगे, 1,000 भी नहीं सीख सकते। और तब इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि आप अगर वर्ड्स याद करने भी की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप भूलते जाओगे, राइट। तो सस्टेन्ड एफर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको इनिशियल बिगनिंग ऑफ द योर प्रेपरेशन की जर्नी में हम बता रहे हैं कि वोकैबलरी बिल्डिंग करते रहो, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर दिन सीखोगे और आपको सीखते ही रहना है। दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट, अ प्रोसेस, अ स्किल सेट दैट यू आर एक्वायरिंग। तो स्किल सेट जैसे अब बच्चा कोई स्विमिंग कर रहा है या साइकिल चलाना सीख रहा है या कार चलाना सीख रहा है, तो हर दिन उसको एफर्ट करना है टू गेट बेटर। अगर वो सोचे मैं तो 10 दिन रोज कार या साइकिल दिन रात चला लूंगी, मेरे को बहुत बड़ी आ जाएगी, तो उसमें फिर वो मजेदारी नहीं आती, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू बिगिन नाउ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन ऑफ माइंड दैट यू बिगिन नाउ। अभी काम करो और एटलीस्ट इफ नॉट मोर 15 मिनट तो आप दिन के एवरी डे इन्वेस्ट करो इन वोकैबलरी बिल्डिंग। अभी टाइम खुला है, आप कर सकते हो, सो मेक इट अ हैबिट। अब आप चाहो तो 15 मिनट को आप ऐसा कर सकते हो, 3-5-5 मिनट के आपने टाइम फ्रेम्स ले लिए। सुबह 5 मिनट उठ के कर लिया, दोपहर को कर लिया, रात को सोने से पहले कर लिया, राइट। यू कुड डू इट लाइक दिस। आपको लगता है कि नहीं ऐसा 5-5 मिनट की तो जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार 15 मिनट बैठ के कर सकती हूँ, वैसे कर लो। नहीं तो आपके पास ज्यादा टाइम है, यू कैन इंक्रीज इट इवन अप टू 30 मिनट्स। 2 स्लॉट 15-15 मिनट के बना लिए, राइट। तो वो आपकी के पास कितना टाइम है, कितनी बैंडविड्थ है, राइट, आपका कितना आपको सीखने की चाह है और कितनी ज़रूरत है, राइट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि यार तो बहुत ही स्ट्रगल हो रहा है वोकैबलरी में, हर दूसरा वर्ड नहीं आ रहा, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से ही लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो उनको वर्ड्स फैमिलियर होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए तो 15 मिनट भी काम कर जाएगा। तो किसी भी आप स्टेज पे हो, आपको कम से कम 15 मिनट तो इन्वेस्ट करने। ऊपर नीचे आप देख सकते हो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज कि अब कैसे वोकैबलरी को बिल्ड किया जाए, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है। जो जो टॉप नॉच स्ट्रैटेजी है ना, जो हमेशा काम करती है, वो है रीड करना, राइट। मेरे को इतना स्ट्रांगली ये फील होता है कि जब आप रीड नहीं करते आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। रीडिंग आपको मल्टीपल लेवल्स पे हेल्प करती है। चलिए, पहले तो वोकैबलरी बिल्डिंग पे करती है, जो आपको वर्ड्स नहीं आ रहे, आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो। जब हम अपने पाइनियर के सेशंस लेते हैं उसमें भी कई बार ऐसे पैराग्राफ्स पिक करते हैं जिसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हो, ताकि बच्चे बहुत सारे वर्ड सीख जाएं क्लास में ही, राइट। तो वोकैबलरी बिल्डिंग में तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आपको आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्किल स्ट्रेंथन हो रहा है, राइट। जितना आप वेरिड रीडिंग करेंगे, जितने आप प्रीवियस ईयर पैसेजेस को रीड करेंगे, मे बी सॉल्व मत करिए बट पैसेजेस तो रीड करिए, तो आपको फ्लेवर पता चलेगा, आपको पता चलेगा कौन से जॉनरे से, कौन सी कैटेगरी से पैसेजेस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो बाद में आपको अल्टीमेटली GDPI तो देने ही है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आ जाए। जैसे जो इस साल बच्चे पेपर देने जाएंगे उसमें हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल हमास वॉर के बीच में कोई एक टॉपिक पिक कर लिया जाए, राइट। या फिर कोई भी टॉपिक जो करंट है उसके बेसिस पे आपको कोई भी ग्रुप डिस्कशन में कोई राउंड दिया जा सकता है, या आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है इन पर्सनल इंटरव्यूज। तो जब आप साथ साथ रीड करते जाते हो, स्पेशली अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड करते हो, तो आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, राइट। इन जनरल भी आप कोई आर्टिकल रीड करते हो, राइट। जैसे आपने एक बुक रीड करी नॉन फिक्शन, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, राइट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, फ्रीकोनॉमिक्स पढ़ी, राइट, या आपने अल्केमिस्ट भी पढ़ी, या कोई आपने फिक्शन बुक भी पढ़ी, तो हो क्या रहा है कि आपका माइंडसेट बिल्ड हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो एट अ पर्सनल लेवल, राइट। इंटेलेक्चुअली आपका स्टैमिना ऑफ रीडिंग बढ़ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपका माइंड ग्रो कर रहा है, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, राइट। और आप जितना ज़्यादा रीड करते हो उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है टू स्पीक वेल, राइट। जो आपने देखा होगा, जो अच्छे ओरेटर्स होते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, वो बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, राइट। अगर आपके पास रीडिंग की हॉबी है या रीडिंग आप बिल्ड कर लेते हो एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, तो आप देखोगे कि सिंस यू आर मोर अवेयर यू कैन कन्वे योर आइडियाज। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वैसे बहुत कॉन्फिडेंट है, कन्वे कर सकते हैं, ग्रामर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीच में क्लियर आपका प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट क्लियर है, बट अवेयरनेस ही नहीं है।
तो आप कितने भी अच्छे स्पीकर हो, आपको पता ही नहीं कि रशिया यूक्रेन में चल क्या रहा है, तो आप बोलोगे कैसे, राइट? तो इसकी वजह से जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपका माइंडसेट बिल्डिंग है, वो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या सिर्फ रीडिंग ही बहुत इमेंसली हेल्प करता है, राइट? एंड इट ऑल्सो मेक्स यू एन इफेक्टिव स्पीकर, राइट? तो आप ये बाद में ये आप जब आप एक्चुअली पर्सनल इंटरव्यूज दोगे ना, तब आप ये रियलाइज करो कि यार मेरी इतनी रीडिंग यहाँ पर काम आई। ये इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको कि आपने आज पढ़ना चालू किया, 10 दिन बाद, महीने बाद आप बोलो यार मैं तो बहुत बढ़िया स्पीकर बन गया, नहीं। बट यू विल सी दैट एवरी डे इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन द लॉन्गर रन, यू विल डेफिनेटली बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल हैव पर्सपेक्टिव, you will have viewpoints, and then you'll have your ideas to express, right? तो रीड तो आप जरूर करिए, और वोकैबुलरी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से आप क्या करिए, आपने एक आर्टिकल पढ़िया, आपने उसमें 4 नए वर्ड्स मिले आपको एक पैराग्राफ में, तो आप पहले तो कॉन्टेक्स्ट देख के उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, राइट? कि अगर मैं कहानी समझ के डिस्कशन का निचोड़ निकाल सकती हूँ तो बहुत बढ़िया है, राइट? उसके बाद आप एक वोकैबुलरी जर्नल बना लो, ठीक है? एक छोटा सा एक अलग सा एक्सक्लूसिव नोटबुक, राइट? वो ऐसे कॉपी नहीं, 4 पन्ने बाद मैथ्स निकल रहा है, 2 पन्ने के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर पैराजंबल का सवाल हुआ, ऐसे खिचड़ी नहीं, एक एक्सक्लूसिव कॉपी बनाओ। आपने जो वर्ड सीखे वो सारे वर्ड्स वहाँ पे लिख दिए, जैसे एक आर्टिकल के बाद आपको 5 नए वर्ड्स मिले, या एक कॉम्प्रीहेंशन के बाद, एक क्लास के बाद, जितने भी आपको वर्ड्स मिले, आप उस वर्ड को लिखो और उस वर्ड का वहाँ पे मीनिंग लिखो, उस वर्ड का वहां पर आप एक सेंटेंस बनाओ, राइट? तो इस तरीके से आप अच्छे से उन वर्ड्स पे काम करो। वंस यू नो फिनिश रीडिंग द आर्टिकल, अगर आप इन बिटवीन पहली लाइन में 2 वर्ड नहीं आए, फिर आप डिक्शनरी देख रहे हो, दूसरी लाइन में 4 वर्ड नहीं आए, फिर आप डिक्शनरी देख रहे हो, तो आपका जो फ्लो ऑफ रीडिंग है वो हैम्पर होता है, वो हम नहीं करना चाहते, राइट? तो आप पूरा तसल्ली से एक पैराग्राफ पढ़ लो, एक आर्टिकल पढ़ लो, उसके बाद वो वर्ड्स मार्क करते जाओ या लिखते जाओ जो आपको नए लगे हैं, जिनका मतलब आपको नहीं पता। कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ कॉन्टेक्स्ट समझ के आ गया मतलब, बट यू नो यू वुड स्टिल वांट टू गेट द राइट मीनिंग, सो देन दैट इज वन एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू। तो बच्चे आप पूछ भी रहे थे क्लासेस में कि मैम कोई हमें बता दो जगह जहाँ से हम वर्ड सीख सकते हैं, तो मेरियम वेबस्टर करके आप एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ द वर्ड मिल जाएगा, राइट? प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी, सिनोनिम एंटोनिम्स मिल जाएंगे, सेंटेंस में यूसेज मिल जाएगी। फ्री ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, तो आप ये ऐप को डाउनलोड कर लो। और क्या करो, जैसे ही एक बार आपकी रीडिंग खत्म हुई, आपने वो सारे वर्ड्स मेरियम वेबस्टर ऐप पे निकाले, उसको अपनी नोटबुक में लिखा, सेंटेंसेस बनाए। सेंटेंसेस कोशिश करो यहाँ से कॉपी ना करके अपने सेंटेंसेस बनाओ, और फिर कोशिश करो उन वर्ड्स को आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ कर लो, कोई डिस्कशन में, कोई आर्टिकल राइटिंग में। और आप देखोगे जितने आप वर्ड सीखते जाओगे ना, वो आपके सामने अपीयर करते जाएंगे। मैजिकल है ये, कैसे होता है पता नहीं, बट आपके सामने वो वर्ड्स अपीयर करने लग जाते हैं जैसे जैसे आप सीखते जाते हो। बट द पॉइंट इज कॉन्शियस एफर्ट करना, ऐसे नहीं कि हाँ मैम ने कह दिया हमारी तो ज़रूरत ही पड़ रही है, इंजॉय करके प्रोसेस को करना है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन utilize reading for multiple benefits, and of course one benefit is that you can basically build a solid vocabulary. दूसरा रूट वर्ड अप्रोच है। तो रूट वर्ड अप्रोच के लिए एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी किताब है, ये नॉर्मन लुइस की बुक है, और ये ऐसी बुक है जो हमने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ रहे हो, आपकी आने वाली जनरेशन भी पढ़ेंगी। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका, राइट? तो इस बुक को ज़रूर खरीद लो। इसका आप डोंट बाय एन ऑनलाइन वन, आप इसका एक्चुअली एक हार्ड कॉपी लो, और ये बुक को आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए ये बुक, राइट? अगर आप बुक इंग्लिश बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आपकी होनी ही चाहिए। सो दिस इज नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी, राइट? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक रूट वर्ड अप्रोच होती है। तो जैसे हिंदी का ओरिजिन देवनागरी लिपि से हुआ, ऐसे इंग्लिश का ओरिजिन ग्रीक और लैटिन से हुआ। तो जैसे आप संस्कृत में धातु रूप पढ़ते थे ना, वैसे ही इंग्लिश में रूट्स हैं जिससे आपने वर्ड्स बना लिए। तो अगर तुमको रूट का मीनिंग पता है तो तुम मल्टीपल वर्ड्स एक साथ सीख जाओगे, राइट? कैसे सीखोगे? जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इस रूट से स्टार्ट करते हैं। बेन का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है? बेन, बेने या बॉन, राइट? ये पॉजिटिव रूट है। अब आपके पास आया बेनोवोलेंट विच इज अ काइंड पर्सन, ठीक है? फिर आया बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर इज हु स्पॉन्सर्स गुड,
फिर वर्ड आया बेनएडिक्शन। यहाँ पे देखिए दो रूट है, बेन तो तुम सीख के आए, ये एडिक्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ तुम्हारे लिए। एडिक्ट इज टू स्टेट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड बना बेन प्लस एडिक्ट, तो यानी किसी के लिए अच्छा बोलना, राइट। तो बेनेडिक्शन क्या बन गया, ब्लेसिंग, BLESSINGS, ब्लेसिंग, राइट। फिर बेनिफिशियरी इज हु रिसीव्स गुड, ठीक है। तो जब आपके मम्मी पापा LIC की पॉलिसीज लेते हैं तो बेनिफिशियरी में आपका नाम लिखा जाता है, राइट। पापा लेते हैं तो मम्मी का नाम लिखते होंगे, आपका नाम लिखते होंगे, सो दैट्स बेसिकली बेनिफिशियरी। बोनाफाइड, फाइड, फिड इज फॉर फेथ, ट्रस्ट। सो बोनाफाइड क्या हो गया, इन गुड फेथ, ठीक है। अब ये देखिए सारे, अब जैसे ही आपने देखा यार बेन से कोई वर्ड बिगिन हो रहा है, दैट मीन्स दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव वर्ड। तो हमने 5 वर्ड सीखे, अब इनके ऑपोजिट सीख लो। ऑपोजिट में रेड से लिख देती हूँ। तो यहां पर आया मैल, बस बेन को मैल से रिप्लेस करियो, मैलोवोलेंट, ऑपोजिट हो गया अनकाइंड, राइट। बेनिफैक्टर की जगह मैलेफैक्टर, बेनिडिक्शन की जगह मैलेडिक्शन, राइट। बोनाफाइड की जगह मैलाफाइड, राइट। तो आपके ऑपोजिट्स बन गए। तो देखो आपने एक लॉजिकल तरीके से मल्टीपल वर्ड सीख लिए। कितना टाइम लगा, 3 से 4 मिनट का लगा, और आपने 10 मिनट सीख लिए, राइट। आपको याद क्या रखना है, बेन पॉजिटिव है, मैल नेगेटिव है, मैल न्यूट्रिशन सुना है ना। तो जो आपका हिंदी का कू होता है, राइट, उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो ये कू जो होता है वही दैट्स मैल, राइट। उसके बाद जैसे हम साइड पे आ गए, तो साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग, ठीक है। सुसाइड कर लिया, सुना है ना, होमिसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, इन्फेंटिसाइड, राइट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सो मेनी वर्ड्स, राइट। जैसे इन्फेंटिसाइड किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न, इन्फेंट इज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। फ्रेट्रीसाइड, राइट, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेटर्निटी एक वर्ड आता है, फ्रेट्री ब्रदर है, तो फ्रेट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। पेट्री पितृ के लिए आपने पढ़ा होगा, पेट्रीआर्क सोसाइटी है, ठीक है, पेट्री प्लस आर्क, तो आर्क रूल के लिए होता है, तो पेट्रीआर्क मतलब जहां फादर इज कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। मेट्रीआर्क कर दो, मेट्री मात्र, ठीक है, मेट्री इज मात्र, तो वेयर मदर इज कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। अगर मेट्री साइड करना है तो मेट्री साइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, राइट। सो गायनेसाइड इज किलिंग ऑफ द फीमेल, गायनोकोलॉजिस्ट, राइट, सुना होगा आपने नाम, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न सो मेनी वर्ड्स। मोनार्क, मोनो, सिंगल, आर्क, रूल, है ना। सो मोनो इज सिंगल, मोनोमियल्स, पोलिनोमियल्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। तो ऐसे ही एसोसिएट करो, मोनो और आर्क, आर्क का मतलब रूल है, राइट। सो मोनार्क इज वेयर देयर इज वन रूलर, एक किंग होता है, एक शासन करता है, एक राजा, राइट। सो दैट मीन्स सो मेनी वर्ड्स जो आप इस लॉजिकल अप्रोच से बिल्ड कर सकते हो। और ये जो किताब है वर्ड पावर मेड इजी, एक्चुअली रूट वर्ड्स पे ही काम करती है, राइट। तो जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, यानी कि जो लॉन्ग रन में काम करता है, लॉजिकली आप एसोसिएट कर सकते हो, वो रूट वर्ड्स है। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम नॉर्मन लुईस कैसे पढ़े। जैसा मैंने आपको कहा कि आप दिन के 15-20 मिनट, आधा घंटा डिसाइड करो, और आप एक टाइम डिसाइड करो इस बुक को पढ़ने के लिए, राइट। तो आपने चाहे दिन के 5 मिनट देने, पर वो आपको उसी टाइम देना है। मुझे लगता है कि यार मैं रात को दे सकती हूँ, या फिर मैं सुबह सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील अवेकन, आई फील मोर एम्पावर्ड, या मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश होती हूँ तो मैं सुबह करूँगी। उठे आप, यू हैड योर कप ऑफ टी, राइट, यू हैड योर ग्लास ऑफ मिल्क, और आप बैठ गए, आपने 5 से 7 मिनट लगाए, और पेज डिसाइड कर लो कि मैं 3 पेज रोज के करूँगी, चाहे 4 पेज रोज के करूँगी। आप देखोगे इनिशियली आपको 4 पेज करने में 8 मिनट लग रहे हैं, 9 मिनट लग रहे हैं। आप देखोगे धीरे 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 वो 4 पेज करने में आपको 2-2.5 मिनट ही लगेंगे, होगा ऐसा। बट कंसिस्टेंसी इज द की, आपको लगातार रोज एक टाइम पर बैठना है और वो पेजेस करने, और जैसे जैसे वो ड्रिल करवाता जा रहा है, जैसे जैसे एक्टिविटी करने को कहता जा रहा है, वैसे ही करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना, राइट। Follow it exactly as it is suggested in the book at a fixed time and decide few pages, right, that can be 2, 3, 4, 5, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। इस तरीके से आप इस बुक को हैंडल करोगे, राइट। जब आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, आप नंबर ऑफ पेजेस को इंक्रीज कर देना, ठीक है।
तो आप इस तरीके से रूट वर्ड्स को फॉलो कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है, इफेक्टिव है। मेरा बार बार ये कहना जरूरी है कि जो अप्रोच हो इफेक्टिव हो, असरदार हो, उसका रिजल्ट आपके पास रहे, वो वर्ड्स आप भूलो ना। तो इससे यूजुअली बच्चे अच्छी मेमोरी रहती है और वर्ड्स नहीं भूलते, राइट। जैसे क्रेसी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो रूल है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक, देखा मशीन ऑटोमेटिक है, राइट। तो ऑटो मोड में चल रही है, तो ऑटो इज सेल्फ, तो ऑटोक्रेसी जहां पे एक रूलर या डिक्टेटर हो गया, राइट। जैसे हिटलर एक ऑटोक्रेट था। डेमोक्रेसी, डेम स्टैंड्स फॉर पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल हो गई। प्लूटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। एरिस्टोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय नोबल्स, राजा या रानी या जहाँ पे रूलर्स होते हैं, तो वो आप क्या कहते हो, एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो ऑफिस है, ब्यूरोक्रेट्स आपने देखा, सिविल सर्वेंट्स बन के ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स एक साथ याद कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, एंड रूट वर्ड इज अ स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। जैसे अगर हम और कुछ देखें तो पैथोस का मतलब इमोशन होता है, तो एंटीपैथी का मतलब हो गया हेट्रेड, राइट। एंटी अगेंस्ट है। अपैथी हो गया विदाउट है, का मतलब क्या है, विदाउट। और पैथोस इमोशन के लिए यूज होता है, राइट। सो विदाउट इमोशन यानी कि इनडिफरेंट हो गया। सिंपैथी आप समझते ही हैं, और एम्पैथी है खुद को दूसरे की पोजीशन पे रख के उसके दुख सुख समझने की कोशिश करना। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एम्पैथी, राइट। बेल वॉर लाइक होता है, ठीक है। ये वर्ड्स आप ढूंढना, इनके मैंने आपको रूट्स बता दिए। नेम इज फॉर नेम, आपने स्कूल में पढ़ा है ना, कई पोएम्स अनोनिमस है राइटर। विदाउट, देखो विदाउट नेम, नेम विदाउट नेम, अनोनिमस। देखा, रिलेट कर पा रहे हो, तो इस तरीके से रिलेट कर पाओगे, लॉजिक एस्टैब्लिश कर पाओगे, तो इफेक्टिवली वर्ड्स को रिटेन कर पाओगे, ठीक है। सो जस्ट ट्राई फाइंडिंग दीज वर्ड्स। ये तो मैंने आपको बता दिए। होमो सेम है, एंटोनिम ऑपोजिट है, सिनोनिम सिमिलर मीनिंग है, राइट। ये एंटी है, एंड ANTI इज अगेंस्ट, ठीक है। एंटी टेररिस्ट लॉ लेकर आए, एंटी करप्शन बिल लेकर आए। एंटी इज बिफोर, तो एंटी रूम होता है, जैसे कोई आप कहीं किसी होटल में जाते हैं तो पहले जो रिसेप्शन होता है वहां पे कई जगह अभी भी रिसेप्शन ना लेबल करके एंटे रूम कहते हैं। तो दैट्स द रूम दैट कम्स बिफोर द एंटायर हाउस और द बिल्डिंग, तो उसको हम एंटे रूम कहते हैं। तो एंटे इज बिफोर एंड बेलम इज फॉर वॉर, तो एंटे बेलम इज अ सिचुएशन बिफोर वॉर, राइट। अब बाकी दो वर्ड्स आप ढूंढना, मेरे को अगर मैं और स्लाइड पे रखी तो मैं बाकी दो वर्ड्स भी आपको बता दूंगी, राइट। अब यहाँ पर चैट में जरूर लिखना कि एंटी से जब आप सोचते हो रूट, तो एंटी अगेंस्ट है, मैंने आपको बता दिया। एक दो वर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए, और इफ यू फाइंड मोर रूट्स, मोर वर्ड्स एसोसिएटेड विद दीज रूट्स, डू डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे अपने माइंड को वार्म अप करना है, सो दैट यू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ लर्निंग एंड रिटेनिंग न्यू वर्ड्स ईच एंड एवरी डे, है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी अप्रोच है निमोनिक्स है। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स मेमोरी टूल्स होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो टू रिटेन द वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं ये एग्जांपल हर बार देती हूँ कि आप जब ट्रिग्नोमेट्री याद कर रहे थे तो आपने कैसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद करा था कि नहीं करा था, याद आया। लेकिन मैंने तो ऐसे याद किया था, तो मुझे अभी तक याद है। मेरे को कितना टाइम हो गया, 9th क्लास पास आउट करे, 2003, 20 साल हो गए ना, 24 शुरू हो गया, राइट। तो भी याद है, राइट। क्यों याद है, क्योंकि मैंने निमोनिक क्रिएट कर दिया। तो निमोनिक क्या होते हैं, मेमोरी टूल्स होते हैं जो क्रिएट कर देते हो आप, जिससे आप वर्ड्स को लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद कर पाओ, राइट। मेमोरी एड है रिटेंशन का। आप पीरियोडिक टेबल भी याद करते थे, याद करो आप कैसे कैसे शॉर्ट फॉर्म्स अपने लिए क्रिएट करते थे, एटॉमिक नंबर्स के लिए करते थे। जहां भी आपने कोई शॉर्टकट या कोई टूल यूज करा, कई लोग प्लैनेट्स के नेम को याद करने के लिए भी यूज करते थे। सो वट एवर स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यू हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन द वर्ड्स, जैसे फैन बॉयज, एक इंग्लिश में ग्रामर में हम एक टर्म यूज करते हैं फैन बॉयज। तो क्या है, F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और,
Y is yet, S is so. तो all these are fanboys terms. तो ये भी जैसा मेमोरी टूल दैट यू हैव क्रिएटेड. तो इस तरीके से आप कोई टूल जो आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे लैसेट्यूड है, लस्सी पी के लेजीनेस आ गई, तो ये लैसेट्यूड हो गया, राइट. या लोकेशियस है, जो बंदा बहुत बात करता है, तो मैंने एसोसिएट कर लिया कि यार कपिल शर्मा लोकेशियस है, वो बहुत बात करता है. या नेबरहुड में कोई आंटी है जो बहुत बात करती हैं, उससे एसोसिएट कर लिया. रेटिसेंट है, जो बहुत शाय होता है, तो मैंने क्या किया, आपको याद है अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक्स में, और जब उनको गोल्ड मेडल मिला तो उनके कोचेस, आसपास जो इंडियन फैंस थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, दे वर रियली हैप्पी. और अभिनव बिंद्रा वाज वेरी काम, कोई एक्सप्रेशन नहीं, राइट. तो कई न्यूज़पेपर्स में नेक्स्ट आया रेटिसेंट बिंद्रा बैग्स गोल्ड. सो रेटिसेंट मतलब शाय, हु टॉक्स लेस. टैसिटर्न भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है. तो इस तरीके से मैंने एसोसिएट किया था. जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था, तब मैं आपके जितनी होंगी या उससे छोटी होंगी, मेरा तब का एसोसिएटेड वर्ड है, राइट. तो मैं तब अभिनव बिंद्रा से एसोसिएट करके आई थी टैसिटर्न, इट स्टिल स्टेज. तो इस तरीके से अगर आप कोई पर्सनालिटी से, कोई कैरेक्टर से एसोसिएट कर सकते हो, कोई टर्म से एसोसिएट कर सकते हो, कोई मेमोरी टूल क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही लॉजिकल तरीका होता है, राइट. सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स. बाकी आप अपने तरीके से अपने एंड पे भी ट्राई करना, राइट. दीज आर जस्ट सजेशंस टू हेल्प यू रिटेन बेटर और अंडरस्टैंड बेटर. जैसे डिफिडेंट होता है, डिफिकल्टी बीइंग कॉन्फिडेंट. तो डिफिडेंट कौन होता है, जो शाई होता है, टिमिड होता है, डरपोक होता है. तो मैंने कैसे याद किया, डिफिकल्टी बीइंग कॉन्फिडेंट, तो डिफिडेंट. ठीक है, दिस इज वन पॉसिबल वे. आपको कोई और एसोसिएशन रिलेट होती है तो आप वैसा कर सकते हो, राइट. अगर आप निमोनिक्स कर रहे हो तो जब भी वर्ड सीख रहे हो तो फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, राइट. वहां पे उसके सिनोनिम्स लिख दिए, किसी के सिनोनिम लिखे, किसी के एंटोनिम लिखे, एक सेंटेंस बना लिया, कोई पिक्चर बना ली, राइट. तो इस तरीके से उस डिस्कशन को हैवी करो. अगर आप फटाक से वर्ड का मीनिंग पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाओगे ना, तो वो ज़्यादा रिटेन नहीं होगा. कोई वर्ड जिससे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा डिस्कशन करोगे, उस पर सेंटेंसेस बनाओगे, उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो जितना ज़्यादा किसी वर्ड पर डिस्कशन होता है, उतना उसका रिटेंशन इम्प्रूव्ड होता है, उतना बेटर होता है. तो यही हमको कोशिश करनी है, ठीक है. जैसे आप ये वाला वर्ड देखिए, एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर रियली कंफ्यूज्ड, आपको समझ नहीं आ रहा. तो इसको आप ईशान अवस्थी और तारे ज़मीन पर, ये मैं वही पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी थी, थोड़ा ख़राब ईशान अवस्थी बनाए, बट यू कैन एसोसिएट, राइट. तो मैं किससे एसोसिएट करूँगी, आई विल एसोसिएट विद ईशान अवस्थी ऑफ तारे ज़मीन पर. ठीक है. तो इस तरीके से आपने एसोसिएट कर लिया कि वो, आपको याद है वो जो गाना आता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आपने एसोसिएशन कर लिया, राइट. एक बार आपने एसोसिएट कर लिया तो आप रिलेट कर पाओगे. तो मैंने मूवी कैरेक्टर से एसोसिएट किया, राइट. अब आप समबडी हु गेट्स रियली कंफ्यूज, तो आप उससे एसोसिएट कर लो, या आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल आता है और कोई कैरेक्टर आता है, आप उससे एसोसिएट करो. पर एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन से रिटेंशन इंप्रूव होती है, राइट. सो I am absolutely, truly confused, right. So that's how you can use the word abstruse. I'm absolutely, truly confused. And then you have put some s, मतलब यहाँ पर synonym है, तो कहीं भी तुम्हें s दिखे वो synonym है. मैंने कई जगह synonym लिख दिए हैं, क्योंकि तुम इसका PDF लोगे तो तुम्हारे लिए इन वर्ड्स पे तो काम हो गया है. एंड दैट इज द रीजन आई एम जस्ट राइटिंग सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, ताकि आप रिलेट कर पाओ. बट कोशिश करना कि इसी तरीके के स्टाइल में आप खुद वर्ड सीखो, राइट. जो वोकैबलरी जर्नल बनाया है उसमें इस तरीके का होमवर्क करो, जहाँ पे निमोनिक क्रिएट कर दिया, रूट है तो रूट से एसोसिएट कर दिया, कोई एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो आप उससे एसोसिएट कर दो. तो जितना ज़्यादा डिस्कशन उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस, ठीक है. अब यहाँ पे अबोर है, अबोर इज टू हेट समथिंग. तो अब मेरे को क्या है, मतलब हाउ a student gave me the example, abhor ही associated with करेले, right. So ये थॉट है जो आपको उस टाइम क्लिक करे, राइट. सो enjoying your chores, I hate them, I abhor them, right. So absolutely horrible is abhor, detest, लोथ करना, राइट. सो इस तरीके से अगर आप कुछ और वर्ड्स लिखते जाओगे साथ में, तो उससे क्या होगा कि आप मल्टीपल वर्ड्स पे काम करो ना. जैसे आपने अबोर के साथ डिटेस्ट, लोथ, अबोमिनेट लिख दिया, तो अब आपने एक वर्ड नहीं सीखा, 4 या 5 वर्ड सीख लिए,
राइट. सो इस तरीके से यू कैन ट्राई मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल वेज. अब आपके पास एक होमवर्क है, ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस का मतलब होता है आउट गोइंग. तो जो ग्रेग रूट होती है ना वो झुंड को रेफर करती है, राइट. ग्रेग. तो मैंने आपको रूट भी बता दी. जैसे कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं, तो एक वर्ड सीखो, कॉन्ग्रेगेशन. तो कॉन्ग्रेगेशन क्या है? जत्था, राइट. तो जैसे एक कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स वेंट टू went for some religious place, right? So that's where we use the congregation. तो group of worshippers को कहते हैं ग्रेग. ठीक है. सो इस तरीके से यू कैन हैव योर ओन वर्ड्स. तो यहाँ पे एक निमोनिक बनाना और चैट में छोड़ना. ठीक है. सो दैट्स वे यू कैन मेक मोर कॉन्शियस एफर्ट. उसके बाद फ्लैश कार्ड्स, ये मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट अप्रोच है. मैंने ये आई कैन वाउच फॉर दिस. आई हैव डन दिस, आई हैव ट्राइड दिस एंड दिस वर्क्स वंडर्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है. मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम आपने ये सॉलिड स्ट्रैटेजी हमें बता दी, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ. तब इस अप्रोच में क्या होता है कि आप कोई अच्छी क्वालिटी का पेपर लो. मैं क्या करती थी, मैं वेडिंग इनवाइट्स यूज़ करती थी. तो मुझे जो शादी के कार्ड्स आते थे हमारे घर में, वो उसका जो स्पेशली एनवलप होता है वो तो दोनों साइड से खाली होता है. जैसे यहाँ पे आपने एनवलप खोला तो आगे वाला जो हिस्सा है वो खाली होता है, ब्लैंक होता है. तो आप उसको यूज़ करती थी. होता क्या है कि अगर आप न्यू बच्चे मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि मैम वो वोकैबलरी जर्नल बना रहे हैं ना, अब ये क्या नया ड्रामा है. वोकैबलरी जर्नल आप यूज़ कर रहे हो, अब वोकैबलरी जर्नल से वर्ड्स उठा के फ्लैश कार्ड्स में डाल सकते हो, या आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हो. पर होता क्या है कि आप कॉपी हर जगह लेके नहीं जा सकते. मैं ऑफिस हूँ, मैं ऑफिस में कॉपी खोल के थोड़ी एक बार वर्ड्स रिवाइज कर लूँगी. कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती ना. मैं मेट्रो में हूँ, मैं कॉपी ले जाना भूल गई. ठीक है, मेट्रो में कॉपी कहाँ खोलूँगी. सो हमारी जो फ्लैश कार्ड्स हैं उससे हमारी रीच टू द वर्ड्स बहुत ईजी हो जाती है. दैट इज़ द रीज़न आप हफ्ते के सिर्फ 5 कार्ड बनाओ. ठीक है. 5 कार्ड में, हर कार्ड में आप पेपर की क्वालिटी अच्छी लेना. ऐसे पतला सा पेपर लोगे ना, कॉपी का फट जाएंगे कार्ड, फिर कोई पॉइंट नहीं है. आइडिया ये है कि एटलीस्ट हफ्ता भर वो कार्ड्स आपके साथ रहें. 10 बार भी खोलो तो वो पढ़ने लायक रहें, वो क्रम्बल ना हो जाए. ये आपने, और कार्ड आपको छोटा लेना है, बड़े बड़े कार्ड्स नहीं बना देने. छोटा कार्ड, जैसे आपका जो ताश का पत्ता होता है, दैट्स द राइट साइज, राइट. आपने उसमें 5 वर्ड्स लिखे, 5 वर्ड्स लिख दिए आपने. अब आपने क्या किया, हर वर्ड के साथ 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स लिखे. तो ये एक तो मेन वर्ड था, उसका मीनिंग, और उसके 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स. यानी मोटी मोटी गणित करो तो 25 वर्ड एक कार्ड में आ गए. कोशिश करो वही वर्ड्स लिखो जो नए हैं, तभी तो मतलब है ना. फिर जब इस कार्ड को पलटोगे, यानी कि जो उल्टा हिस्सा है कार्ड का, वहां पर आप जो भी कीवर्ड्स आपने लिखे हैं उनको आप सेंटेंसेस में यूज कर दो. क्या करो, उन पे सेंटेंस बना लो. सेंटेंस सिंपल रखो, चाहे कोई फैंसी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, पर सेंटेंस बना लो. और ऐसे आप हफ्ते के 5 कार्ड बनाओ. सो इन अ वीक, 1 वीक आपने एक कार्ड में 25 वर्ड है, आप ऐसे 5 कार्ड बना रहे हो. कितने वर्ड हो गए? 125 वर्ड हो गए. सिंपल गणित है. अब आप क्या करोगे, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम. अब मेरा, अगर आप स्टूडेंट हो, एक लेक्चर खत्म हो गया, एक प्रोफेसर गया है, दूसरा प्रोफेसर आ रहा है, वो अभी अटेंडेंस ले रहा है, आप कैंटीन में अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हो, आप मेट्रो में अभी बैठे हो, राइट. देयर मल्टीपल मल्टीपल मोमेंट्स इन अ डे. आपको ना दिन में 15 मिनट निकालने मुश्किल हो सकते हैं, पर 1-2 मिनट जो आप दिन में इतने वेस्ट कर देते हो, आपको वो 1-2 मिनट पकड़ने हैं. और जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आपको क्या करना है, बस वो 5 कार्ड्स को ग्लांस कर लेना है. रोज का एक नहीं, एक बार ही 5 बनाएंगे. और वो 5 वर्ड्स आपको जब फुर्सत मिल रही है, जब आपको लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम है अभी, आपको ग्लांस कर लेना है, राइट. ऐसे वर्ड्स आप हफ्ते भर के लिए रिलीजियसली करो. ये वर्ड्स रिवाइज आप ये 125 वर्ड नहीं बोलोगे, दैट्स अ प्रॉमिस, राइट. रिलीजियसली करना है. एक दिन करा, 2 दिन निकाल, जब भी टाइम मिल रहा है. यार मैं सुबह उठ गई, अच्छा यार आई एम वेटिंग फॉर माई कॉलेज बस टू कम, या आप जस्ट भी इफ यू गोइंग विद अ फ्रेंड ऑन बाइक, तो आप फ्रेंड का वेट कर रहे हो, आपने फटाफट पढ़ लिए, राइट. आप यू जस्ट वेटिंग फॉर मेट्रो के अंदर, मेट्रो में, मतलब अब मैं बहुत मेट्रो यूज़ करती हूँ तो मेरे को मेट्रो का एग्जांपल एकदम से क्लिक कर रहा है. बट इफ यू आर इन अ कैब, यू जस्ट फिनिश्ड अ मीटिंग, यू जस्ट गोइंग फॉर अ टी ब्रेक,
wherever you are getting some seconds, some minutes, 1-2 मिनट भी मिल रहा है ना, आप रिवाइज करते रहो. इससे क्या, एक तो आप बहुत इन्वॉल्व रहोगे अपनी प्रेपरेशन में, राइट. और मल्टीपल टाइम्स उन्हीं वर्ड्स को पढ़ना तो आपसे क्या होगा, दिन में आपने 10 बार भी रिवाइज कर लिया तो आप 7 दिन में 70 बार रिवाइज कर रहे हो, कैसे भूलोगे. लॉजिक सोचना है एक बार, है ना. तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी. बाकी बहुत पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, राइट. आप मल्टीपल तरीके से फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो. ये मेरी अप्रोच है, जिस प्रूवन सक्सेस रेट. तो जो वर्ड्स मैंने अपने 11th-12th कॉलेज में सीखे थे, मैं अभी तक तो नहीं भूली. तो आई कैन अश्योर यू दैट आई कैन वाउच फॉर दिस स्ट्रैटेजी. तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि ये तो पक्का काम करेंगी. बाकी यू कैन थिंक, यू कैन फाइंड सम क्रिएटिव वेज. कोशिश करो कि 125 वर्ड आप ऐसे सीख रहे हो, रोज आप रूट वर्ड सीख रहे हो, रोज आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, वोकैबुलरी जर्नल बना रहे हो, ठीक है, निमोनिक्स क्रिएट कर रहे हो. तो कितने तरीके तो आप यूज कर रहे हो, असिमुलेट कर रहे हो. वोकैबुलरी कैसे नहीं इंप्रूव होगी ना. चल आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद हम और कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं. कंगारू वर्ड्स. तो कई बार जब वर्ड्स को इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करते हो ना, तो वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग होता है. जो कैंगरू के बेबी को जोई कहते हैं. क्या बोलते हैं, जोई. जैसे कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, ऐसे कैंगरू के बेबी को जोई बोलते हैं. अरे कौन सा नया जोई वर्ड आ गया. तो वर्ड का मतलब मीनिंग उस वर्ड के अंदर ही होता है. तो ये भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कुछ वर्ड्स में, राइट. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू सम इंटरेस्टिंग अप्रोचेस, सम आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेस विच विल वर्क वंडर्स, विच विल कीप यू मोर इन्वॉल्व. एंड वही क्रक्स है हमारा, ठीक है. जैसे एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल. तो आपने इससे क्या किया, ART ले लिया. सो इसी के अंदर इसका मतलब हो गया समथिंग एसोसिएटेड टू स्किल, राइट. अब आगे जैसे और एग्जांपल लो, ठीक है. डिसीज का मतलब डेड है. तो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, डिसीज का मतलब डेड. तो मीनिंग वर्ड के अंदर ही है. तो अगर आप ऐसे कुछ ढूंढ पाओ, अगेन निमोनिक्स का तरीका हो गया, या अलग कैंगरू वर्ड्स को लेबल कर लो. डिम्यूनेटिव इज समथिंग विच इज माइन्यूट, टाइनी, स्मॉल. तो डिम्यूनेटिव के अंदर ही माइन्यूट आ गया. तो वर्ड का मीनिंग वर्ड के अंदर ही है, इसलिए इसको हमने जोई कह दिया या कैंगरू वर्ड्स कह दिया, राइट. या फिर देखो फसाड. फसाड इज जो आप फ्रंटल फॉर्म में शो करते हो, राइट. सो समथिंग दैट इज द फ्रंट पोर्शन. तो फेस. तो फसाड बिकम्स द फेस, राइट. या फिर पेल्यूसिड. पेल्यूसिड इज समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड. ल्यूसिड हो गया. तो पेल्यूसिड में ही ल्यूसिड आ गया. ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हैं बेसिकली, है ना. तो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है. अब एक और अप्रोच है विच इज ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स. तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई कैरेक्टर ले लो. मल्टीपल तरीके हैं ग्रुप्स बनाने के, ठीक है. कोई भी कैटेगरी ले लो. आप एक इमोशन ले सकते हो, ठीक है. आप कोई पर्सन ले सकते हो, ठीक है. पर्सन, पर्सनालिटी, राइट, फेमस फिगर, ठीक है. कोई आप स्ट्रीम ले सकते हो, जैसे पॉलिटिक्स ले ली, फाइनेंस ले ली, मेडिसिन ले ली, राइट, स्पोर्ट्स ले ली, राइट. तो आप कोई भी एक कैटेगरी को पिक कर लो. असेंशियल क्या है कि आप कोई कैटेगरी पिक कर लो और उस कैटेगरी से आप जितने भी वर्ड्स एसोसिएट कर सकते हो उनको लिस्ट डाउन कर लो और उनका एक ग्रुप प्रिपेयर कर लो, राइट. और फिर उस ग्रुपिंग से वर्ड्स को याद कर लो, राइट. तो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी जो आप यूटिलाइज करके देख सकते हो. जैसे मैंने आपको कहा कि क्या स्ट्रैटेजी, कोई वर्ड लिस्ट ली, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी ले ली और आपने वर्ड्स को उन कैटेगरीज में प्लेस करना शुरू कर दिया और आप उस वर्ड लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हो. आपने वो कैटेगरीज में वर्ड लिस्ट को डिफाइन कर दिया और एंड में आपने और वर्ड्स उसमें ऐड कर दिए. जैसे स्पीच या बिहेवियर के लिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे मेरे को जो स्पीच से एसोसिएटेड, बोलने से एसोसिएटेड वर्ड समझ में आए वो मैंने सारे के सारे एक साथ लिस्ट डाउन कर लिया. तो ऑल दैट आर एसोसिएटेड विद स्पीच और डिस्कशन, ठीक है. और बराक ओबामा की फोटो इसलिए लगाई क्योंकि मुझे वो बड़े अच्छे स्पीकर लगते हैं. क्योंकि मुझे लगता है उनकी सक्सेस का एक मेजर रीज़न था कि वो बहुत अच्छे स्पीकर थे. इसकी वजह से वो एक्सेप्ट हुए USA में एज अ प्रेसिडेंट और उनको इतना प्यार मिला. इज वर्कड ऑल्सो वेरी वेल बट वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड. तो इसलिए मुझे स्पीच में जो सबसे अच्छी एसोसिएशन लगी वो बराक ओबामा की लगी. अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, राइट. तो जो भी आपको लगता है कि अच्छा स्पीकर है, जाकिर खान भी हो सकते हैं, राइट. एसोसिएशन की बात है. आप किससे आपको लगता है कि आपका आइडिया इफेक्टिवली उनका कन्वेड आइडिया आप तक पहुंचता है और आप इनफैक्ट सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं.
स्टोरी टेलिंग करते हैं, बांधते हैं अपनी क्राउड को, है ना, आप एक बार सोच के देखना। सो व्हेन वी से कि हम जैसे अभिषेक उपमन्यु को ले लिया, हमने कोई भी एक पर्सनालिटी ले ली और हमने कहा कि यार इसकी पर्सनालिटी पे, इसका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पे मेरे को जो जो वर्ड समझ में आते हैं मे बी हिंदी में लिख लूँ और फिर उनके इंग्लिश मीनिंग्स देख के एक लिस्ट बना लूँ, राइट। तो आप इस तरीके से एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग कर सकते हो। जैसे आपको अब्दुल कलाम साहब बहुत इंस्पायर करते हैं या रतन टाटा बहुत इंस्पायर करते हैं, तो आप सोचो कि रतन टाटा को मैं किन किन वर्ड से डिफाइन कर सकती हूँ, कौन कौन से एडजेक्टिव्स उनके लिए यूज कर सकती हूँ। मतलब आपको आता है एक काइंड वर्ड आता है, तो आप काइंड के डिफिकल्ट सिनोनिम्स ढूंढ लो, फिलैंथ्रोपिस्ट ढूंढ लो, एल्ट्रुइस्टिक देख लो। तो इस तरीके से आप अपनी वर्ड लिस्ट को इलाबोरेट कर सकते हो। आपको नहीं, आपको विराट कोहली से इंस्पिरेशन मिलती है, धोनी से मिलती है, धोनी के लिए आपने लीडरशिप का एक टर्म देखा, लीडरशिप के 4 सिनोनिम्स ढूंढ लिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अप्रोचेस से, मल्टीपल तरीकों से लिस्ट बना सकते हो कि और इंगेजिंग तरीका होता है ना। अब जैसे अगर सपोज करो मैं इंस्पायर होती हूँ धोनी से, तो मैं बहुत सारे वर्ड ढूंढूंगी, मे बी एक वर्ड उसमें हैंडसम भी हो सकता है, मे बी आई फाइंड सम वर्ड्स ऑफ सजेस्टिंग दैट हैंडसम के कौन कौन से सिनोनिम्स है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट लेगी। जहाँ पे आप बिना इन्वॉल्व हुए बस ऐसा रैंडमली वर्ड सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो होगा क्या कि वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। इन सारी अप्रोचेस, मतलब अगर मैं आपको अप्रोचेस को लिस्ट डाउन करूँ, तो मैंने एक तो आपको रूट वर्ड अप्रोच बताई है, रीडिंग आपको सजेस्ट करी है, राइट, निमोनिक्स आपको सजेस्ट करें, फिर मैंने आपको ग्रुपिंग ऑफ वर्ड सजेस्ट करा है, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, या फिर एक जो कैंगरू वर्ड्स बताएं। अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज में एक चीज कॉमन देखो, तो आई हैव जस्ट ट्राइड की जो आपकी अप्रोच है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहे और आपका इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो पूरी कहानी का सार ये है कि बच्चा अगर इन्वॉल्व फील करता है ना, आपका इन्वॉल्वमेंट सॉलिड है, तो फिर हम जंग जीत जाते हैं। जहां आपका इन्वॉल्वमेंट वीक है, जहां पे आपका यू नो आप इंजॉय नहीं कर रहे उस प्रोसेस को, राइट, इंपॉर्टेंट है आप इंजॉय करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बिल्डिंग कभी भी रट्टा मार के नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंजॉय नहीं करते। आपका जो लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है ना, आप रट, और कैट तो लॉजिक बेस्ड ही है, रट्टा मारने से कैट का पेपर नहीं निकलेगा। सो यू हैव टू हैव अ लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, और बिल्ड होता है लॉजिक, राइट। अगर आप निरंतर प्रयास करते हो, यू नो पुट एफर्ट्स कंसिस्टेंटली, यू कैन डेफिनेटली मेक योर लॉजिक बेटर, बट देन एफर्ट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। तो अगर आप एमालगमेट करोगे बहुत सारी अप्रोचेस को, इंजॉय करके करोगे, देखो पढ़ना तो है, राइट। अब तुमने मन बना लिया कैट क्रैक करना है, तो बिना पढ़ाई किए तो नहीं होगा। तो जब पढ़ना ही है तो मन लगा के पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो, ताकि इफेक्टिवनेस उसकी इंक्रीज हो, आपको फील गुड आए, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, एंड यू बिकम बेटर। ठीक है जी। सो आई थिंक दी स्ट्रैटेजीज विल बी हेल्पफुल। मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव लगी, and keep working hard, stay consistent. God bless you. All the best. Thank you.